हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने 1.1 को पूरी तरह से अच्छे से समझ के सॉल्व किया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे माना इसके विपरीत, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए √5 बराबर हम लोग मान लेते हैं P/Q मान लेते हैं। ठीक है, P/Q, जहां पे P और Q, जहां P और जो Q है, P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, जहां पे जो P और Q है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग 3/2 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 3/2 का एक ही बस आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर 3 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो 1 × 3 होता है, ऐसे ही 2 का लिखेंगे तो 1 × 2 होगा। तो देखिए अगर हम कॉमन देखिए दोनों में कौन सा गुणज ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो एक। तो इसलिए 3/3 और 2 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का बस एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी एक, केवल 1। ठीक है, तो इसलिए हम लोग P और Q को सहअभाज्य संख्या माने हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अब करेंगे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए 5 मिलेगा, यहाँ पे P² / Q² मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए Q² को अगर इधर लिखे तो ये 5 नीचे चला आएगा, मतलब P² / 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, हमें ये प्राप्त हुआ कि जो P है वह P² को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर 5 P² को विभाजित करेगा, मतलब यह जो 5 है P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। अब हम देखिए, अगर हम लोग लिखे जैसे P/5 है, इसको मान लेते हम लोग R। ठीक है, P/5 को हम लोग R के बराबर मान लेंगे, जहां R क्या है, जहां R एक पूर्णांक है। R को हम लोग पूर्णांक मान लेते हैं, जहां R क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, P बराबर मिलेगा 5R ना, यहाँ से 5 जाके गुणा कर देगा तो 5R यहाँ पे मिल जाएगा। अब यह जो P का मान है समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए Q² बराबर P की जगह हम लोग 5R रखे, तो यहाँ पे 5R का स्क्वायर बटे में 5 मिलेगा। तो यहाँ से Q² बराबर देखिए 5 बचे 25, R² बटे 5 मिला। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 से 25 को काट देंगे, मतलब कि हमें मिलेगा 5R² बस मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 5 है उसको Q के नीचे लाएंगे, मतलब इसे लिख सकते हैं Q² बटे 5 बराबर R²। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको क्या समझ में आया, ये जो 5 है वह Q² को भी विभाजित कर रहा है। तो अतः लिखेंगे, अतः 5
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इससे हमें क्या मिला, देखिए 5 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। 5 मतलब अगर हमने पी और क्यू को सहभाज्य संख्या माना है तो इसमें बस एक ही विभाजित कर सकता है इसको सहभाज्य संख्या का मतलब इसके कॉमन फैक्टर बस एक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 जो है पी को भी और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, ये तो गलत है भाई। लेकिन पी और क्यू के कम से कम कम 5, कम से कम उसको क्या कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है। 5 मतलब उभयनिष्ठ एक गुणनखंड है। कम से कम 5 यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 5 इन दोनों का पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो यह है जो ये क्यों आया, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आना तो नहीं चाहिए था, तो ये इसलिए आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण, जो हमने त्रुटिपूर्ण अवधारणा माना था, त्रुटिपूर्ण कल्पना कल्पना के कारण आया है। कि हमने क्या माना था, कल्पना के कारण आया है। ठीक है, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो कल्पना हमने किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी वजह से पी और क्यू के एक अन्य गुणनखंड आ गया है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इससे देखिए है अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी से हमने ये सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो माना था कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, लेकिन पी और क्यू का एक कम से कम 5 जो है इसके एक गुणनखंड आ गया। इससे यह इसलिए आया था क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, तो जिससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने पूरा किया है एग्जाम में आपको इसी तरह से पूरे अच्छे से करना है। ठीक है, तो भैया समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले हम करेंगे कि मान लेंगे उसके विपरीत जो दिया रहता है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है भैया, मैथ है तो इसको मान के ही चलना पड़ेगा हमें, तभी हम प्रूव कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे माना, खास की मैथ में हमेशा मान के ही आपको चलना पड़ेगा। माना एक्स है, वाई जेड है, फलाना है, ढिकाना है, इसको लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
3+√5, ठीक है, बराबर a/b। ठीक है, इसको हम लोग इस बार a/b मान लेते हैं, उसमें p और q मान लेते हैं, इसमें a भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और a b का है, a b यहाँ पे है, a b a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, वह सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसमें आपको एक कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही उसको काट सकता है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें अगर हम लोग इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग इधर भेजते हैं, मतलब 2√5 बराबर, यहाँ पे a/b इंग्लिश में बोल दिए, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर, ये हो गया a, यहाँ पे 3b/2, b मतलब। अब 2 को भी इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर a-3b/2b। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम देखेंगे, चूंकि अगर हम देखें यहाँ पे, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, मतलब सहभाज्य संख्या है भी, इसलिए यहाँ पे हमको मिला है, इसलिए a-3b/2b। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, अर्थात ये जो √5 है एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऐसे एक परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, तो यह दोनों का है परिमेय संख्या। परंतु अगर हम देखें, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास आ रहा है, प्राप्त होता है कि √5, ठीक है, जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो कहना चाह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 तो अगर देखा जाए तो वह अपरिमेय संख्या होता है, तो यह तो इसका विरोध कर रहा है। अब ये जो विरोध आ रहा है वो किस कारण आ रहा है, क्योंकि हमने गलत परिकल्पना की थी। तो लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधा यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण, जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, के कारण आ रहा है कि हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कि हमने त्रुटिपूर्ण यह कल्पना की थी कि यह क्या है, ये पूरा, अच्छा ये पूरा ना, 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इस कारण यह विरोधाभास आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है
कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी देखिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे और मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इसमें भी वही करना है जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किया था, इसमें भी उसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। वही करेंगे, माना ये उसी तरह इसको करेंगे। तो देखिए करके देख लेते हैं। पहला जो दिया हुआ है, पहला इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं ना। पहला जो दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग मानेंगे, लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q, P/Q लिख देंगे। ठीक है, अब यह जो P और Q है, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, P और Q यहाँ पे सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब इसमें बस इसमें क्या होंगे, एक इसका कॉमन फैक्टर होगा भाई, बाकी कोई फैक्टर नहीं आने चाहिए भाई, बाकी कोई गुणनखंड नहीं आने चाहिए इसके। ठीक है, गुणज नहीं आने चाहिए। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा P², यहाँ पे Q²। ठीक है, ये मिलेगा। अब ये Q भैया यहाँ जाएंगे, Q को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पे Q²/2 बराबर P² मिल जाएगा। P का इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 है यह Q² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 Q² को विभाजित करता है। ये जो 2 है वो Q² को विभाजित कर रहा है, तो मतलब कि जो 2 है, ये 2 लिख देते हैं ना, तो Q दिख रहा है ऐसे। ये देखिए 2, यह Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यह जो 2 है वह Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं ये जो Q/2 है इसको R मान लेते हैं ना। ठीक है, और R जो है यहाँ पे पूर्णांक है, तो ये जो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Q बराबर लिखेंगे तो 2R मिल जाएगा। ये जो Q का मान है उसको ले जाके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो Q का मान अच्छा इसको भी भेज देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे Q का मान, Q बराबर 2R समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, P² बराबर क्या था, Q²/2, तो Q² की जगह 2R² 2 मतलब 4R²/2, इसको काट देंगे तो मिलेगा 2R²। तो P2 को भेजेंगे नीचे, तो P²/2 बराबर मिलेगा R²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये बता रहा है कि हम
जो 2 है वह p को भी विभाजित करेगा। ई 2 जो है p को भी विभाजित किया था, तो ई जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही, अतः 2p² को विभाजित करता है। ठीक है, तो p जो है 2 जो है p² को विभाजित करेगा, तो ये जो 2 है वह p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ये जो 2 है q को विभाजित कर रहा है, 2 है p को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे 2 p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो इसका e जो है एक गुणनखंड आ गया, p और q का एक कॉमन गुणनखंड आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः p और q का कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। 2 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि आना नहीं चाहिए था, तो यह आया क्यों ना, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यह आया क्यों, यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारे जो त्रुटिपूर्ण जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, कि हमने क्या माना था कि 1 जो √2 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह इसलिए आया है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष मिलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि 1 जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में करेंगे तो पूरा का पूरा इस ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, यह इसको करने का यही तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आया या फिर नहीं। ठीक है, अगर आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके, अगले चैप्टर में, क्योंकि इसमें आपको देखिए हो गया है। अब इसमें अगर नए वाले बुक में देखें तो प्रश्नावली 1.2 है, इसके बाद खत्म है, प्रश्नावली 1.2 तक दिया हुआ है। हमने 1.1 इसके पहले वीडियो में कर लिया था, 1.1 पूरा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यह वास्तविक संख्या हमारा पूरा हुआ। 1.1 देखिए 1.1 में जितने 7 क्वेश्चन थे हमने इसके पहले वीडियो में करा दिया है, पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। अब हम 1.2 भी सॉल्व कर लिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक मतलब अगला चैप्टर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, बहुपद। हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत कठिन लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।